नमस्कार, मैं हूं पुलकित शर्मा और आप देख रहे हैं आम मत इंडिया का विशेष प्रोग्राम चर्चाए मुद्दा। इस बार हमारे साथ जुड़ चुके 3 विशेष अतिथि। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए आपको उन सबसे मिला देता हूं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व विधायक और प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया जी। वहीं किसान संगठन इंटक के प्रदेश प्रवक्ता रामजीत पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चाए मुद्दा। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, कृषि संबंध। जी हाँ, यह वही के कारण देश भर में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वही मुद्दा है जिस राज्यसभा में 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। यह वही मुद्दा है जिस बात करना है। यह वही मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार के 6 मंत्रियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। यह वही मुद्दा है जिसके केंद्रीय मंत्री हरसिमरत और बादल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये वही मुद्दा है जिसके कारण 22 सालों से एनडीए में शामिल रहे शिरोमणि अकाली दल ने उससे अब होने का निर्णय ले लिया। तो सबसे पहले सवाल है, अभिषेक जी क्या कहना चाहते हैं, इस बिल का इतनी खिलाफत क्यों हो रही है? उनकी जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है इस मामले में कि जो 3 कृषि अध्यादेश का बिल अभी लोकसभा में केंद्र सरकार ने पारित किया है, केवल और केवल कांग्रेस इस भय से कि चूंकि वो खुद पहले इसको लाना चाहती थी, नहीं ला पाई और इसको अच्छे तरीके से किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, जिससे किसानों का बिल्कुल कहीं अहित नहीं होगा, लाभ होगा, उसको दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि किसानों को इस बिल से कहीं नुकसान नहीं होने वाला, उनके विकल्प बढ़ेंगे, उनकी बेचान करने की जो लिमिट्स है वो हट जाएंगी और पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो जाएंगे। वर्तमान व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, कुछ एक कॉम्प्लिकेशन छोटे मोटे हो सकते हैं, परंतु बाई एंड लार्ज इन बिल से किसानों को कहीं पर भी नुकसान नहीं होने वाला। रामजीत जी क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक जी तो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको कैसे लगता है कि नुकसान होगा? देखिए सर, पहले तो अभिषेक जी विधायक महोदय, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि चलो मोदी जी ये बिल लेकर आए। पहली बात तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है और असंवैधानिक तरीके से आप बिल लेके आ रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? पहले तो आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है और असंवैधानिक तरीके से आप बिल लेके आ रहे हैं। अब मुझे इसका जवाब दीजिए पहले तो। और आपकी की सरकार की कैबिनेट मंत्री, आपकी की सरकार की कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे रही है, आपकी सरकार के मंत्रियों को बिल रास नहीं आ रहा और आप इस तरह का बिल लेकर आ रहे हैं। जो बात रामजीत जी कहना चाह रहे हैं वो बात आपको शायद आपको भी कहीं ना कहीं तो ये मानने राज्यसभा का बहुमत जो है वो पहले भी यही था और भी तो बिल हमने पास कराए हैं ना। हमें विश्वास है कि हमारे और साथी भी इस बिल को लेकर हमारे साथ रहेंगे, चाहे 370। मैं अभिषेक जी एक बात में आपकी बात रोकना चाहूंगा बीच में। आपके क्या कैबिनेट में आपके मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? आपकी सरकार पर आपके मंत्रियों को हरसिमरत कौर जी किस लिए इस्तीफा देकर चली गई? अब मैं जवाब बीच में नहीं बोले। वो एक ऐसे स्टेट से आती है, वो एक ऐसे स्टेट से आती है। आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, जो एक पूंजीपति स्टेट। कुछ कहना चाह रहे हैं, कहना दीजिए। हरसिमरत कौर बादल के घटक दल शिरोमणि अकाली दल की बड़ी वरिष्ठ नेता है, कई बार सांसद और प्रतिनिधित्व उन्होंने पंजाब में किया है। उनकी पंजाब को लेकर कोई चिंता होगी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बिल लेकर आई है वो गलत है। उनकी चिंताएं उनको मोदी जी दूर करेंगे, केंद्रीय सरकार उसको दूर करेगी। माना ठीक है, हमारी वो घटक दल है, पंजाब में फार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर कोई डाउट हुआ होगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों दिया ये वो बेहतर बता पाएंगे, पर इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि उनके इस्तीफे का मतलब कि हमारे तीनों अध्यादेश बिल्कुल गलत है, हम गलत लेकर आए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। राजीव सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों की बात पर मैंने सुना। ये जो विधेयक है, विधेयक अच्छा है। कांग्रेस ने भी इसका पहले लेके आने वाली थी, लेकिन उस समय सरकार चली गई और कांग्रेस ये विधेयक नहीं ले पाई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी बाध्यता नहीं रखी गई है इसमें। दूसरी चीज है, किसान को जो अभी विधायक महोदय बोल रहे थे कि किसान को जो उसकी स्टोरेज लिमिट है वो खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है।
स्टोरेज लिमिट जो खत्म हुई है वो आड़तिये की और व्यापारियों की खत्म हुई है। इससे उनको लाभ होगा। आज वो कम कीमत पर माल खरीद कर, और जब तेजी आएगी उस समय उसको तेजी मंदी का जो फायदा होता है वो सबसे बड़ा व्यापारी उठाता है और किसान को उसमें कोई फायदा नहीं होता। अगर इसमें ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाध्यता कर देते तो ये विधेयक अच्छा था कि किसान को उसके खेत पर ही, उसको मंडी नहीं आना पड़ेगा और उसके खेत पर ही उसको अपनी उपज का पूरा दाम मिल जाता। लेकिन जो ये पूरा विधेयक का हुआ है, और जो दूसरी बात राज्यसभा में बहुमत की है, तो राज्यसभा में बहुमत पहले भी नहीं था एनडीए का, तब भी वो सारे बिल जो है, चाहे से वो कश्मीर धारा 370 वाला हो, चाहे से वो राम मंदिर वाला हो, सारे विधेयक वो पास करा पाई। तो इसमें किसी अच्छे मुद्दे पर बहुमत होना नहीं होना इसकी कोई वो नहीं है। और जहां तक हरसिमरत कौर का इस्तीफे की बात है और शिरोमणि अकाली दल का जो एनडीए से बाहर होने की बात है, उसके पीछे इनके जो आपसी विवाद है एनडीए में, वो बहुत बड़ा कारण है। पंजाब में किसान सिर्फ इसीलिए लड़ रहा है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर माल नहीं बेचना पड़े। आज भी किसान मंडी में जाता है माल लेके, तो वहाँ एमएसपी पे नहीं बिकता है, उससे कम पे आड़तिये खरीदते हैं और उसको नुकसान होता है। अगर किसान को अपने खेत पर ही एमएसपी मिल जाएगी तो वो ना मंडी की जरूरत है ना किसी बिचौलिए की जरूरत है। तो ये सारा विरोध जो है वो बिचौलियों का है। सर, इसको देखना पड़ेगा। राजीव सर, मैं एक बात काटना चाहूंगा। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि लेकिन जैसे ये बिल को पास कराया गया, क्या वो तरीका बिल्कुल संवैधानिक था? क्योंकि नहीं, बिल को, वही मैं कह रहा हूँ, बिल को पास करने का जल्दीबाजी में कराया गया, जबकि दूसरे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कोरोना और जो दूसरे मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। इस बीच में ही उनको जल्दी से, पहले तो इन्होंने संसद सत्र का जो समय था उसको कम कर दिया, फिर अचानक से उसको पेश कर दिया बिल को, और उसके बाद वो बिना बहस के पारित भी करा लिया। इसमें सरकार की जो सबसे बड़ी गलती है वो आम सहमति बनानी थी, उसको सभी दलों में आम सहमति बनानी थी, सबसे मिलजुल कर बैठकर बात करनी थी, उसके बाद पेश करते, संसद में चर्चा होती, बहस होती, उसके बाद वो बिल लाया जाता, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। राजीव सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जब मानसून सत्र जो चालू दिया गया वो इसीलिए कि इनको बिल को पास कराना था? बिल्कुल, मानसून सत्र की वजह भी यही थी। कोरोना के पर चर्चा के बहाने मानसून सत्र बुलाया गया, उसको कम भी किया गया, और अपने जो जरूरी काम बिहार चुनाव से पहले सरकार को करने थे वो काम उन्होंने कर लिए। भटौरिया जी, क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी बड़े अनुभवी आदमी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिल की व्याख्या की है। दो उनके जो डाउट्स थे, मैंने ये नहीं कहा था कि किसानों की स्टॉक लिमिट, किसानों को तो मेरा कहने का मतलब था उनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और बढ़ जाएगी अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अपने हिसाब से बेचने की। नंबर एक। रही बात एमएसपी की, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते पहले ये बात कही थी, उसके बाद दोबारा दोहराई, ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम, अखबार के माध्यम से कहा एमएसपी का इस बिल से कहीं कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, वो बरकरार रहेगी। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी जो सरकार देती है उससे इन बिल पे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, आपकी जानकारी के लिए बता दूं पुलकी जी, भी 10% कई प्रदेशों में तो 10% से भी बिलो तक की भी एमएसपी भी खरीद होती है, बहुत सारी चीजें बाहर भी जाती है, वो एक अलग चिंता का विषय। इन बिल के आने से एमएसपी बंद हो जाएगी या एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन रही बात आवश्यक वस्तु अधिनियम में, व्यापारियों की भी बहुत सारी ये डिमांड आया करती थी कि जो एक स्टॉक साख सीमा आपने बना रखी है, जिसकी वजह से इनफैक्ट कालाबाजारी कई जगह बढ़ती है, उस साख सीमा को आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाए। सर, आप कह रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 की, तो उसके अंदर तो आलू प्याज को भी आवश्यक वस्तु में नहीं माना है, तो आप समझिए अगर इसको भंडारण होगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? पूंजीपति लोग स्टॉक कर लेंगे। सर, आपकी सरकार ये कह रही है कि आलू प्याज जो है वो आवश्यक वस्तु नहीं है, जबकि अगर एक नॉर्मल घर के अंदर देखें तो आलू हर सब्जी के अंदर डाला जाता है। अगर जब वही महंगा हो जाएगा तो आदमी आप खाएगा क्या? राम जी, आप बताइए कहाँ क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? देखिए, एक्चुअल में मैं बात बताता हूँ, जैसे मैं मजदूर कांग्रेस में प्रवक्ता हूँ, तो मैं मजदूरों के हालात देखता हूँ कि आज ये लोग चलो किसानों के लिए बिल लेके आए, इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसके जितने बेनिफिट्स हैं इतने नुकसान भी हैं। हम नुकसान की बात करें
जैसे लोग मजदूरों के लिए 3 बिल लेकर आए कि मजदूरों का सालाना चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप। इन लोगों का बहुत अच्छी बात है, कंपनी उनका सालाना हेल्थ चेकअप करवाएगी, बेनिफिट्स की बातें। लेकिन उनको नुकसान कितना है? उनको अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकते हैं। पहले लेटर देना होता था कि 1 महीने पहले उनको सूचना देनी होती थी। अच्छा, 300 लोगों से कम की जो फैक्ट्री है उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। मतलब 300 लोगों का रोजगार अगर उसका मालिक चाहे तो कभी भी घर में दे सकता हूँ। वो पहले भी पार्टी को रामजीत जी, अभी हम बातचीत कर रहे हैं किसान विधेयक पर, कृषि विधेयक पर। अभी ये श्रम मंत्रालय का जो श्रम विभाग के लिए जो विधेयक आया है उस पर ये चर्चा अभी नहीं हो रही है। आप बेहतर होगा कि अगर किसानों पर ही सर किसानों की बात करें, अभिषेक जी ने जो बात बताई है एमएलए साहब ने कि कहीं भी किसान बेच सकता है। मैं किसान वर्ग से भी आता हूँ। 86% देश का जो किसान है अपने एक जिले से दूसरे जिले में माल बेचने के लिए नहीं जाता है। वो ये देखता है कि 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मंडी हो, हमें मेरा माल बेच दूं। क्योंकि अगर राजस्थान का किसान एक यूपी, एमपी, हरियाणा जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कौन देगा? केंद्र सरकार देगी क्या? सर राजीव जी, आप अनुभवी हैं, ये बताइए, जितने का माल नहीं होगा उतने किसान का ट्रांसपोर्ट। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इस बिल के बाद अगर इसमें एक ही खामी है एमएसपी वाली, वरना किसान का अगर खेत पर से ही आज ज्यादातर आप देखिए कि दिल्ली के जितने व्यापारी हैं वो राजस्थान के जितने भी सब्जी उत्पादक कृषक हैं उनके खेत से रोज सुबह वहां पे ट्रक लगता है और वहां से सब्जी ले जाई जाती है, लेकिन उसके दाम उनको पूरे नहीं मिल पाते क्योंकि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काट लेते हैं। दूसरी चीज वो वहां से, लेकिन किसान को उसमें फायदा ये है कि उसको इतना बोझा ढोकर कहीं मंडी नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर उसको एमएसपी पे वो सब चीजें मिलने लग जाएंगी, उठने लग जाएंगी, तो उसको बड़ा फायदा हो जाएगा। किसान को उपज का पैसा भी मिल जाएगा और एमएसपी से अगर कम पे कोई दलाल या बिचौलिया खरीदता है या कोई आड़तिया खरीदता है तो उसको उस पर कार्रवाई का प्रावधान इसमें होना चाहिए था। वो प्रावधान इसके अंदर नहीं है। सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस का भी, शिरोमणि अकाली दल का भी और जो दूसरे किसान संगठन है उनका भी यही है कि हमको किसान को ये गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। राजीव साहब, नहीं लगता नहीं है कि लेकिन इससे ये जो बिल आया है, 3 बिलों का विरोध किया जा रहा है, उनमें से जो एक बिल है उसके ऊपर ये जमाखोरी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको कहीं नहीं लगता ऐसा? भाई वो तो है ही, वो आपने स्टॉक लिमिट हटा दी तो आज जो अगर तब भी ये ठीक है कि अगर जमाखोरी बढ़ेगी, लेकिन जमाखोरी इसलिए नहीं बढ़ेगी कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आदमी खरीद ही रहा है उस चीज को। आज क्या होता है कि अगर 3,000 रुपए क्विंटल का आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो आज आड़तीय उसको मजबूरी का फायदा उठा के उसको कि भैया अभी कोई खरीदारी नहीं है, कोई नहीं है, उसके पास स्टॉक करने की जगह नहीं है, उसके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, उसके पास मंडी में जाने की सुविधा नहीं है, तो वो उससे 2,000 रुपए में खरीद के स्टॉक कर लेते हैं और वही उसी को बढ़ावा इससे मिलेगा। आज जो बड़े बड़े स्टोर्स इंटरनेशनल मार्केट के वॉलमार्ट हो गए, जियो हो गया, ये लोग आ गए, ये लोग अब किसान से सस्ते में सामान खरीद कर इसको अनलिमिटेड स्टॉक रखेंगे और जब तेजी आएगी तब इसको मुनाफा कमाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान उपभोक्ता को भी है, किसान को भी है और इससे महंगाई में वृद्धि होगी। मोटोरिया जी, आपकी सरकार ने आलू प्याज को भी अनिवार्य वस्तु नहीं माना है कि राजीव सर ने बताया कि जमाखोरी बढ़ेगी और ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं ये स्टॉक खरीद करके फिर उसके बाद में महंगे दामों में बेचेगी, तो क्या कहीं नहीं लगता कि लू पॉइंट छोड़ दिया? ऐसा नहीं, और ये नहीं छोड़, शायद विरोध नहीं होता। राजीव जी का मुख्य कंसर्न वाजिब है। उनको जो एमएसपी की बात वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी करना चाहूंगा प्रवक्ता होने के नाते कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हुआ है उससे तो मतलब नीचे किसी प्रकार से किसानों की जो उपज है वो नहीं बिके। दूसरी बात जो ट्रांसपोर्टेशन वाली ये बात बता रहे हैं, इसमें ये प्रावधान भी है कि अगर प्राइवेट बायर चाहेगा तो सीधी उपज किसानों के खेत से भी ले सकता है वो उपज। अब ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेत ले लेंगे, प्राइवेट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खेत जो है वो लीज पर ले लेगी, झगड़े होंगे तो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उपज भी वो लोग वहां ले सकते हैं और इसमें स्थानीय प्रशासन एसडीएम और कलेक्टर को भी ऑथराइज किया गया है भी इस प्रकार की जो पैसे की गारंटी की एक चिंता है, अगर ऐसी कोई बात आती है वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में
कार्रवाई कर सकते हैं। और रही बात आलू प्याज की, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट बहुत पुरानी है, ये उनको शामिल करना नहीं करना एक अलग विषय है। वर्तमान में जो बिल आया है वो बेसिकली जो बफर स्टॉक लिमिट जो है उसको खोलने की है। सरकार का हमारा ये मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर साख सीमा लिमिट जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया वो लिमिट हट जाएगी तो कालाबाजारी जमाखोरी बिल्कुल खत्म होगी। राजीव सर के दिमाग में कुछ शायद चल रहा है। राजीव सर क्या कहना चाहते हैं? मैं भदौरिया साहब से इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीज सरकार की मंशा थी ऐसी करने की, तो इसका बिल में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? यही हमारा प्रश्न है। अगर भाई आप बिल में प्रावधान कर दो ना, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी किसान को कोई जरूरी दिक्कत नहीं चीजें है, उपभोक्ता को दिक्कत नहीं है। आप वहां से अगर बच रहे हो यानी आपके मन में कुछ खोट है। प्रावधान तो बिल में इसलिए आप ऑन पेपर क्यों नहीं लाते हो किसी चीज को? ऑलरेडी लागू है। एमएसपी तो चीज अलग हो गई, इस बिल का एमएसपी से डायरेक्ट लिंक नहीं है। जैसे आपको ध्यान में हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो आया था उसमें लोगों ने एनआरसी को जोड़ दिया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनआरसी का उस बिल से कोई मतलब नहीं था। एमएसपी कायम रहेगी। ये तो केवल एक तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव और किसानों को स्वतंत्रता देने की बात है। एमएसपी थोड़ी खत्म हो रही है। इसमें किसान संबद्धता कहाँ आ रही है ये बताओ आप। तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं की गई इसके अंदर, उसकी बाध्यता क्यों नहीं की गई? यानी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो बड़े प्लेयर्स हैं इस पूरे जो उपभोक्ता सामग्री के, उनको बड़े स्टोर्स को जो नए नए आ रहे हैं, विदेशी निवेश हो रहा है, उनको फायदा देने के लिए, उनको लाने के लिए। ऐसा ही पहले भी हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जब ये आपके बड़े ये जो बरगद वाले स्टोर्स आए थे, इन्होंने टमाटर की खेती राजस्थान में कराई थी और आपको ध्यान हो टमाटर लोग सड़कों पर फेंक के गए थे 1-1 रुपए में, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा ही शिमला में आलू का हुआ था, बिल्कुल सही। शिमला मिर्च का हुआ था कि लोगों को सड़क पर फेंकनी पड़ी थी क्योंकि ये बड़ी कंपनियां अपनी रेट्स पे नहीं ले पाई तो उनको रिजेक्ट कर गई। अब वो बाजार में कहां से बेचेगा किसान जाके? तो इसकी सब गारंटी जब तक विधेयक में नहीं होगी तब तक इसका विरोध होना लाजमी है। मटोरिया जी, मैं राजीव सर का ये जवाब देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि टमाटर वाली और चाहे मिर्च वाली बात जो उन्होंने बताई थी, ये आया तो ये केवल राजस्थान की नहीं, बहुत जगह ऐसे हुआ था। ये बड़ी बड़ी मंडी नेशनल कंपनियों ने कई साल पहले, राजस्थानी नहीं, यूपी का आलू, हिमाचल का आलू, शिमला मिर्च, ये सब बात हुई थी उस समय और किसान बुरी तरह मारा गया था, उसको बहुत नुकसान हुआ था। इस बिल में भी ये प्रावधान नहीं करके किसान के लिए वही स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि सारी खरीद उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी। मंडियां खत्म होने से मंडी में जा नहीं पाएगा। सर मंडियां भी तो यथावत रहेगी, मंडियां भी खत्म नहीं होगी। और एमएसपी पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप मंडी तो जब रहेगी नहीं, लेकिन जब आपने एमएसपी की गारंटी नहीं दी है तो मंडी में भी तो वही लोग खरीदेंगे। जैसे आज किसान ठगा जाता है मंडी में, वैसे ही आगे भी ठगा जाता रहेगा, वैसे आगे भी ठगा जाता रहेगा। अगर सरकार की मंशा किसान की उन्नति की होती, उसके विकास की होती, तो ये प्रावधान इसके अंदर करना जरूरी था। बिल्कुल सही। रामजी जी, यही प्रश्न आपसे है कि ये सब कुछ हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, आपके विरोध क्या क्या है? कृपया करके बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि एग्जैक्टली आप लोग चाहते क्या है? बिल्कुल पुलकित जी, मेन बात तो यह है कि मुख्य रूप से जो पूंजीपति और कारोबारियों को इसका लाभ होगा, क्योंकि नए बिल में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, मार्केट सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी जाएगी। ऐसे में किसान आखिर कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार कहती है कि हम जमीन जो है उसको लीज पे नहीं देगा पूंजीपति। सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार तो बार बार ये कह रही है कि इसके ये एमएसपी जो है, कथनी सरकार की कथनी और करनी में हमेशा फर्क पाया गया है। जैसे कि अभी राजीव जी ने बताया, टमाटर फेंक दिए, शिमला मिर्च फेंक दी। अभी इन लोगों ने जब आलू को ही इंपॉर्टेंट नहीं समझा। मैं तो ये मानता हूँ हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ प्रत्येक दिन आलू से कोई चीज ना बनती हो। आप ही बता दीजिए, आलू इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उसको उन्होंने रखा नहीं। फिर एमएलए साहब कह रहे हैं कि वो हम जोड़ देंगे, ये कर देंगे। जोड़ तोड़ की बात नहीं है, ऑन पेपर चीज होनी चाहिए। जैसे राजीव जी ने कहा कि जो भी चीज है विधेयक में कमियां तो हैं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पर है, क्योंकि किसान अपना उत्पाद एक डिमांड हुई है। और क्या डिमांड है? ठेका प्रथा पर दे दिया सर। किसान की खुद की अपनी जमीन है,
वो अपनी जमीन में मजदूर बन के रह जाएगा। मतलब उसकी जमीन को ही ठेके प्रथा पर दे दिया। कुल मिला के इस तरह की बात है, इसलिए आज पूरा किसान सड़कों पर है। मटोरिया जी क्या कहना चाहेंगे? आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा। मैं बड़ा की बात का जवाब देता हूँ। रमन जी के कंसर्न जो है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी यथावत रहेगी। आज सरकार एग्जांपल के रूप में, आज सरकार अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर बेयर मिनिमम अगर कोई कैश छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते तो वो बंद तो नहीं होते। मटोरिया जी जैसे कि राजीव सर ने भी कहा, एमएसपी कहीं भी एमएसपी खत्म नहीं होने वाली। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया कि बिल में सुधार हुआ है, एमएसपी थोड़ी खत्म हुई है। अरे एमएसपी खत्म करने की बात तो हम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उसकी गारंटी होनी चाहिए। बस बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए। अभिषेक जी, एमएसपी खत्म करने की बात हम भी नहीं कर रहे हैं, उसकी गारंटी होनी चाहिए। किसान को मिनिमम उतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए उसकी उपज का। जिस तरीके से हर वस्तु पर एमआरपी होती है, पर उसके अलावा तो आप मानते हैं कि बिल में कोई कमी नहीं, कोई अच्छा बिल है, किसानों को फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये सारी चीजें देखिए आपकी अच्छाइयों को ढक रही है सर। आपकी ये देखिए, कोई भी दस्तावेज होता है उसके अंदर एक लाइन की कमी छोड़ दो आप, तो वो दस्तावेज बेकार हो जाता है। वो आपकी बात तो ठीक है, आपने यही एक लाइन की इसमें कमी छोड़कर किसान के लिए उसके कोई अर्थ ही नहीं रखा। आप बताओ किसान का विकास होगा कहाँ से? भदौरिया जी समझा दो मेरे को। दिक्कत नहीं आएगी सर। अब आप कितनी एमएसपी में कितनी परसेंट खरीद मांग रहे हैं वर्तमान में? 7%, 8%, 9%। यही स्थिति, यही आप तो मुझे बता दो एमएसपी से नहीं मिल। जी राजीव सर बोलिए। हेलो जी राजीव सर बोलिए। हाँ, मुझे प्रश्न एक बार बता दें, आवाज क्लियर नहीं आई थी इनकी। मटोरिया जी क्या प्रश्न किया आपने सर से, एक बार बताइए उनको। प्रश्न नहीं था मेरा राजीव सर से, मेरा तो यही विश्वास उनको मैंने दिलाया है कि एमएसपी की जो आप बात कर रहे हैं उससे कहीं पर भी, क्योंकि मैं कुछ जो बताना चाह रहा हूँ उसका स्पष्ट मतलब देखिए, बोलने हमारे आपके बोलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आपके बोलने से व्यापारी पर फर्क नहीं पड़ता। लिखित पे होना चाहिए, ऑन पेपर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी गड़बड़ी वही होती है। जो चीज अगर मैं आज आपसे 10 लाख रुपए उधार ले लूं और आपको कागज लिखकर ना दूं या एक आपको पोस्ट डेटेड चेक ना दूं, तो वो तो मैं खा जाऊंगा। आप क्या कर लोगे मेरा? मटोरिया जी, सरकार लिख के देने में कहाँ दिक्कत आ जाए सरकार को? हमारा यही प्रश्न है कि सरकार कहीं छोटी सी चीज जी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो ऑन पेपर नहीं लेके आई ये सारी चीजें। लग रहा है आपकी मंशा के अंदर खोट है। अगर आपकी मंशा सही है सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है, सरकार की मंशा बड़ी साफ है। और मैं आपको पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं, मैं एक प्रवक्ता के नाते ये कह दूं कि कल को केंद्रीय कृषि मंत्रालय तुरंत इसमें बदलाव करेगा। मुझे आज के दिन में ऐसी स्थिति नहीं नजर आती जहां की एमएसपी को सरकार शंकाएं पहले खड़ी कर चुकी। सरकार ने कहा था 2014 में कि हम 1.5 गुना कर देंगे, 2018 तक 20 तक किसान की आय को, आज तक नहीं हुई वो। तो किसान के हित में सरकार कर क्या रही है? जो हुई है एमएसपी में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई। और जो जितना आप ये बताओ, किसान को की कहीं विकास हुआ हो, किसान को कहीं किसी कर्ज के, जो सरकार आती है वो उसको भिखारी बना देती है, कहती है कर्ज माफ कर देंगे तेरा। और भारतीय जनता पार्टी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर्ज माफ किया है, बताओ कहानी किया। कांग्रेस की ने भी किया, भाजपा ने। मैं आपकी भाजपा की सरकार को नहीं कह रहा हूँ, सारी सरकारें किसान को भिखारी बना देती हैं, मंगता बना देती हैं। उसको कहते हैं पहले कर्ज ले ले, फिर कहते हैं कर्ज माफ कर देंगे तेरा। तो क्यों कर देंगे? उसको इतना सक्षम बनाओ कि वो अपना कर्ज चुका सके। बिल्कुल सही बात है सर। कर्ज जब वो कर्ज लेने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर रहेगा उस कर्ज को चुकाने का। तो हम सरकारें इतना सक्षम क्यों नहीं बनाती है कि उसे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े? फिर बोलते हैं कि देश की बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। रामजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं कि देश की बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। अरे भाई, नॉन प्रॉफिट एसेट्स तो बढ़ेंगे ना। आप चुनाव में वादे करते हैं, साथ में किसानों की आत्महत्याओं के हमले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एमपी में रोज की किसानों की आत्महत्या हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी बड़ी कंपनियों के गुलाम
इन बिलों से साफ लगता है सर, बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम किसानों को बनाने की एक साजिश है, और इसीलिए पूरे देश का किसान सड़कों पर विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राजनीतिक बात होती तो कांग्रेस या अन्य दल भी सड़कों पर आते, वो तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन एक आम किसान क्यों उतर रहा है सड़कों पर? दूसरी बात, जब 24 मार्च 2020 को एक गंभीर बीमारी से हमारा देश जूझ रहा है, तालाबंदी कर दी गई, जिस तरीके से जीएसटी की और रात को नोटबंदी कर दी गई, लेकिन जो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है, उस ओर बिल लाने चाहिए थे। कोई बेरोजगार अभी 2023 तक लगभग सभी नौकरियों पर बैन लगा रहे हैं, तो केंद्र सरकार को फिलहाल कोरोना से लड़ना चाहिए था या ये बिल पास करने चाहिए थे। इन बिलों को तो कोई बाद में भी पास कर सकते थे, सत्ता तो भी रहनी है, ऐसा तो है नहीं है कि जल्दी चुनाव आने वाले हैं। तो मेरा तो एक केंद्र सरकार से यही निवेदन था कि ये किसानों के लिए जो बिल लेके आए हैं, इसके बजाय कोई कोरोना के लिए कोई बिल लेके आते, और ये जो रोज के लाखों में केसेज भारत में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है भारत की, आज -23 पॉइंट जीडीपी आके गिरी, तो इस ओर कदम उठाने चाहिए थे, और किसानों का बिल लेके आ गया। अरे भाई, किसान तो खुद अपने अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है रामजीत जी ने, कि जिस समय कोरोना के केसेस पूरे इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, 57 लाख से अबव ज्यादा हमारे देश के अंदर संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसे में आप लोग ऐसे बिल की बात कर रहे हैं जिससे आपको पता था कि बवाल होना ही होना है। इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्या परेशानी थी कि आपको मानसून सत्र बुलाना पड़ा और इमीडिएटली आपको बिना किसी से बातचीत करे, बिना विपक्ष को जितना ज्यादा बवाल होगा उतना ज्यादा चुनाव में फायदा होगा। क्यों जी? मटोरिया साहब की क्या यही स्ट्रेटेजी है? नहीं पुलकी जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, बवाल देखो, आप कल भी बिहार में जो किसानों में आपस में दो गुट हो गए, डंडे चले, राम मंदिर का था, तो कांग्रेस के लोगों की आप स्टेटमेंट देख लो। ये बवाल तो खैर विपक्ष का काम है मचाना है, पर इस बार ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होगा। रही बात कोरोना की, WHO ने सलाह की जनसंख्या की दृष्टि से हम जरूर तीसरे चौथे नंबर पे हो सकते हैं, पर रेशियो WHO को तो आज ही मोदी जी ने कहा कि कोरोना के लिए क्या किया तुमने। केंद्र सरकार ने जब कोरोना को डील सर सेकंड नंबर पे चल रहे हैं वर्ल्ड में हम, सर वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे हैं। वर्ल्ड में फर्स्ट भी जल्दी आएंगे सर। WHO से आप समझ रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हमको बचाने में लगी है, तो उनको फिर सरकार नहीं बचानी चाहिए थी, कोरोना से डील करना चाहिए था। ये कोई मुद्दा थोड़ी है, बात तो है कृषि विधेयकों की। आपकी जो बात कृषि विधेयक समझे, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन आपको सही टाइम पे लेके आना चाहिए, यही तो हमारे रामजीत जी ने कहा है। विधायक जी, हम यही तो कह रहे हैं, बिल आपका अच्छा है, ठीक है, हमने मान लिया बिल अच्छा है, लेकिन आज देश में लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है, और ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे अस्पतालों में। सर राजस्थान में सारी व्यवस्था ठीक है ना? हम आपकी सर कहाँ ठीक है? सर राजस्थान की बात नहीं सर, जितने हॉस्पिटल है बड़े उनमें बेड नहीं है, कोविड सेंटर ये, इसलिए आप ये बात मत कीजिए। मैं बात जो कर रहा हूँ, आपको जरूरत इतनी जल्दी क्या आल पड़ी थी कि आपको मानसून सत्र के अंदर ही इमीडिएट तरीके से लेकर आना पड़ा इसको? सर मेरा मानना है ये कोई, चलो राजीव सर ने तो बता दिया कि स्ट्रेटेजी थी चुनाव के ऊपर, बिहार चुनाव को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? पुलकित जी, इन लोगों का ध्यान भटकाना था कोरोना से, ताकि पूरे मीडिया को इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि मीडिया को। आप भदौरिया जी कुछ कहना, मटोरिया जी कुछ कहना चाहते हैं? मटोरिया जी कोई ध्यान नहीं बंटाना था, आपने ठीक कहा। मैं कोरोना पे इसलिए गया क्योंकि रमन जी ने वो कह दिया था, इसलिए मैंने जवाब दिया, वरना मैं जा ही नहीं रहा था उस पर। इन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब मैंने जवाब दिया, छोड़िए उस बात को। कोई ध्यान नहीं भटकाना था, किसानों के लिए बिल्कुल सही समय है। ये बिल काफी समय से इसकी तैयारी चल रही थी, कोरोना नहीं होता तो ये बजट के समय में भी इसकी तैयारी चल रही थी, आ जाता। अब ले आए तो किसानों को तो फायदा ही होने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है? कोरोना की तैयारी अपनी जगह है, ठीक है। अच्छा, इस बिल में भदौरिया जी, विधायक जी, इस बिल में एक चीज और होनी चाहिए थी। अगर किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या करता है तो उनके लिए भी तो कुछ मुआवजा होना चाहिए था, या उनके परिवारजनों को नौकरी का प्रावधान भी होना चाहिए था। जब किसानों के लिए बिल लेके आए तो दो चीज और जोड़ देते, किसानों को तो फायदा होना था। आपकी तरफ से पुलकी जी, वो चीज एक अलग विषय है, आत्महत्या अगर कहीं भी होती है किसानों, हमारे लिए चिंता का विषय है। ये बिल तो किसानों को स्वतंत्रता देना, इंडिपेंडेंस देना, ऑप्शंस क्रिएट करना, कालाबाजारी रोकना, उसके ऊपर लाया गया है। कल को आवश्यकता होगी किसानों की आत्महत्या पर, तो सारी पार्टियां मिलकर उसके ऊपर भी इस प्रकार का कोई बिल लाएगी, तो हमारी सारी पार्टी नहीं हटेगी। सर राजीव सर, लास्ट कमेंट जो रामजीत जी ने प्रश्न उठाया है उसके ऊपर एक लास्ट कमेंट आपका चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि किसानों को आत्महत्या की जरूरत पड़े ही क्यों जी, और अगर वो आत्महत्या कर लेता है तो उसको मुआवजा किस बात का? बिल्कुल सीधी सी बात है, आप किसान को सक्षम बनाओ ना।
जी। उसको उसकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाओ, उसको सस्ती आप खाद दिलाओ उसको, और दूसरे ट्रेनिंग कराओ उसको, कैश क्रॉप के लिए उसको अच्छी ट्रेनिंग करवाइए। ये तो कुछ कराती नहीं है सरकार, और उनकी उपज को औने पौने दामों में खरीदने की व्यवस्था करा देती है। तो इससे तो कोई, ना तो किसान का विकास होना है, ना देश का विकास होना है, कुछ चुनिंदा लोगों का विकास हो जाएगा। चलिए सर, ये तो इस सार्थक डिबेट के लिए आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तक कुछ आप सभी का बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, इतना अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, और इतनी अच्छी अच्छी बात, और कोई बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमारे इस शो पे हो पाई, तो इसलिए आप सभी का, रामजीत जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद।